थैंक यू समीना। अच्छा, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चीज के लिए समतोल आहार या संतुलित पोषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अभी स्तन कैंसर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ना के आपके डायग्नोसिस के पहले या जब आपकी ट्रीटमेंट होती है, जैसे ऑपरेशन जैसे सर्जरी बोलते हैं या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, लेकिन उसके पश्चात भी जब आप सर्वाइवर्स बनते हो या उससे बाहर निकलते हो, तभी भी संतुलित आहार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे यहाँ मैंने थोड़े छोटे पॉइंट्स बताए हैं कि सर्जरी के बाद वो बेहतर घाव भरने में मदद करता है। यह आपके शरीर के शक्ति को बरकरार रखता है। इसलिए स्टैमिना बरकरार रख के, जो हम लोग बोलते हैं ना कि फटीग यानी दुर्बलता महसूस होती है, वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट नहीं होती अगर आप समतोल आहार ले। वजन स्थिर रखता है, जो बहुत स्तन के कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करता है, जो संक्रमण यानी जो इन्फेक्शन होती है, और अभी के जमाने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना कि अगर आप आपकी एक्टिव ट्रीटमेंट ले रहे हो तो तभी भी आपको आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बरकरार रखनी है। और बाहर जो ये कोरोना आता जाता रह रहा है, अभी की जो वेव है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए भी हमें संक्रमण से बचना है, रोग प्रतिकार शक्ति को बरकरार रखना है, तो उसके लिए भी संतुलित पोषण महत्वपूर्ण है। और जो फिर आपके जो ये रेडिएशन और कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके अगर आपने संतुलित पोषण लिया तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर की बहुत अन्य कारण है, जैसे थोड़े जो मैंने बताए हैं कि ब्रेस्ट कोशिकाओं का विकास होता है अकस्मात, फिर हार्मोनल बदल होते हैं, यानी हार्मोन्स जो औरत के शरीर में होते हैं उसमें बदलाव ज्यादा आते हैं, तो उसके ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि काफी औरतें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी जो हमारे हड्डियां ब्रिटल यानी एकदम कमजोर हो जाती हैं, तो उसके लिए यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, उसके लिए आगे जाके भी ये ट्रीटमेंट वो लोग बोलते हैं। तो जो औरत ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में काफी देर से है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता है। या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, या जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, गर्भरोधक टैबलेट बहुत सालों से अगर औरतें ले रही हैं, तो उसके वजह से भी हो सकता है। ठीक है, फिर अनियमित जीवन शैली का होना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका पूरा जो दिनचर्या है वो बराबर नहीं हो, यानी कम सोना, या सिर्फ तली हुई चीजें ज्यादा लेना, या बाहर से रेस्टोरेंट का खाना, फास्ट फूड खाना आजकल सब चप्पे चप्पे पे मिलता है, तो वो अगर आपने उसका सेवन लगातार लेते रहे, जिसमें रंग डाला गया होता है, फिर उसके साथ आता है वजन बढ़ता है, जिसको हम अधिक अधिक वजन होता है, तो वो एक कारण हो सकता है। और ये भी वजन को बढ़ाने के लिए जो उच्च कैलोरीज यानी सिर्फ ऊर्जा युक्त कैलोरी वाला ही खाना खाते हैं, लेकिन उसमें जो हमें विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, अगर वो खाने में नहीं है, तो उसके वजह से भी मोटापा आ सकता है, और उसके वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता हो सकती है। तो बहुत पहला महत्वपूर्ण कारण जो है वो है अधिक वजन होना। अभी काफी रिसर्चेस ने बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर और मोटापा बहुत पॉजिटिवली जुड़े हैं। अभी इसका एक कारण मैं बता सकती हूँ, क्योंकि औरतों की अगर औरत का वजन बहुत ज्यादा है, अगर और स्थूलता उसमें आ जाती है, तो क्या होता है, जो फैट सेल्स बोलते हैं ना, फैट टिश्यूज यानी चर्बी युक्त जो उत्तक, जो हिंदी में उसे टिश्यूज को उत्तक बोलते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। और अगर ये फैट टिश्यूज ज्यादा हुए तो ईस्ट्रोजन का जो लेवल मात्रा होती है वो भी बढ़ जाती है शरीर में, जिसके वजह से आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना हो सकती है। तो जैसे नेशनल गाइडलाइंस ने भी बोला है कि हमारा, और अभी समीना मैडम जी ने भी बोला आपको कि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत स्थिर होना चाहिए, ना कि ज्यादा ज्यादा या ना कम। ठीक है, तो इसलिए नेशनल गाइडलाइन
ने बोला है कि एटलीस्ट दिन में 120 मिनट के लिए शारीरिक रूप से हम सक्रिय यानी एक्टिव होने चाहिए। तो ये हम कैसे हो सकते हैं? अ, हम काफ़ी औरतों में हमारे अच्छे-अच्छे कला हैं, हैबिट्स हैं, तो उसको हम नॉर्मल ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। जैसे कई लोगों को डांस आता है, तो एटलीस्ट 40 मिनट तक थोड़ा एक्टिव रहे, गाना लगाए, तो थोड़ा-सा मेंटल टेंशन भी चला जाता है। या कोई औरतें साथ में जैसे मैंने योगा का हो सकता है या साथ आप सिर्फ गपशप मारेंगे, तो जिसकी वजह से आपकी स्पीड कम हो सकती है। और घड़ी से चलो, घड़ी से चलो क्योंकि जब 20 मिनट होते हैं, तभी हमारे कैलोरीज़ बर्न होते हैं। यानी पचने अब जो फैट सेल्स है वो बर्निंग दिखाते हैं। लेकिन क्या होता है, घड़ी से 20 मिनट भी हमको लगता है कि बहुत या खाने के बाद शाम को टहलने के जाना है तो इतना देखो कि 40 मिनट आप चले, और वो भी अगर खाना खाया है तो एटलीस्ट आधा घंटा रुके और फिर आपके वॉक के लिए जाइए। या फिर सुबह जा रहे हो तो वॉक से आने के बाद एटलीस्ट आधा घंटा रुक के फिर ही नाश्ता जो आपकी ब्रेकफास्ट होती है तब ले। ठीक है? और अगर कभी भी आपने एक्सरसाइज या वॉक शुरू नहीं किया है और अगर आपको करना है, तो इतना देखो कि पहले 20 मिनट चलिए, अगले हफ्ते 10-10 मिनट करके बढ़ाइए आपका चलना, वरना आप थक जाओगे। ठीक है? और अभी कोविड के सिचुएशन में आप बोलोगे मैडम हम लोग बाहर नहीं जाते लॉकडाउन के लिए, तो ये कोई कारण नहीं हुआ, क्योंकि आप घर में भी 40 मिनट ऐसे ही आपके रूम में चल सकते हो घड़ी लगा के। ठीक है? तो फिर इसके लिए इसके साथ हमें जैसे मैंने बोला संतुलित आहार खाना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्या ना खाएँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर में बैठते हैं। ट्रीटमेंट के लिए भी बाहर कोई-कोई लोग ही निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से मोटापा ऐसे ही आ रहा है लोगों में। ठीक है? तो फिर इतना देखिए कि ज़्यादा तली हुई चीज़ ना खाएँ। या अभी बीच में जब दुकानें खुली थी, तब ये वड़ा पाव, बेड़ा पाव के सब स्टॉल्स खुले थे। लेकिन कैंसर के लिए आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा बाहर वाली चीज़ें उनका चलते हैं ना, बाहर भजिया, वड़ा पाव, तो ये जो तो तेल होता है, वो कभी भी वो लोग तेल में वो ही पुराना तेल वो लोग रीयूज करते, वो ही यूज करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, वो बार बार उसको तेल को आप चीज इस्तेमाल करोगे तो मेरा ये कहना है कि प्लीज ये ना करें, क्योंकि ये का कारण होता है आगे जाके मोटापा। ठीक है? तो मिठाइयाँ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मिठाइयों में सिर्फ शक्कर रहती है, और शक्कर आप जब खाते हो तो फिर उसके वजह से भी मोटापा आ सकता है, और फिर वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं। इसलिए समतोल आहार इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने वो दिखाया है, पापड़ और अचार का भी सेवन ना करें, क्योंकि जब आपकी एक्टिव ट्रीटमेंट होती है तब आपको ताजा और पका हुआ खाना खाना है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रिजर्वेटिव युक्त खाना नहीं आपको खाना है, तो ये अचार और पापड़ भी घर के प्रिजर्वेटिव्स है, क्योंकि ये आपको पता है हम लोग एक दिन में नहीं बनाते और उसी टाइम नहीं पकाते। ये सालों से बना हुआ रहता है, अचार भी हम लोग सालों से बना के रखते हैं। तो इसलिए जब आपकी कीमोथेरेपी चालू है, उस टाइम ये इनका सेवन ना करें।
ठीक है। फिर जैसे नॉनवेज खा सकते हो, लेकिन यहाँ ऊपर मैंने जैसे दिखाया है, ये जो रेडीमेड होते हैं ना, रेडीमेड फ्राई करने के लिए, वो भी नहीं लेना है, क्योंकि इसको हम प्रोसेस्ड फूड्स बोलते हैं, क्योंकि इसको अच्छे क्वालिटी रखने के लिए उसमें काफी केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। फिर नमक का सेवन भी थोड़ा कम करें, और जैसे ये दिखाए हैं बेकरी आइटम्स जैसे टोस्ट, बटर, खारी हुआ, तो इसका भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये रिफाइंड फ्लावर मैदे से बना हुआ होता है और उसमें ज्यादा फैट डालते हैं, क्योंकि उसको खारी को क्रिस्पी बनाने के लिए उसमें काफी डालडा जाता है या काफी घी जाता है, तो इसलिए हमको उससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उससे मोटापा आ सकता है। देखिए, तो इसलिए अन्य चीजें भी मैंने दिखाई है। तो ये जो है, जो जलेबी हुई, समोसा हुआ, फिर ये जो यहाँ चिकन दिखाया है, क्योंकि आजकल बाहर भी कबाब और तंदूरी के स्टॉल्स रहते हैं और बहुत थोड़े कम कीमत में मिलता है ये। लेकिन अगर कोई त्योहार है तो इसको खाइए, लेकिन इसकी बार बार सेवन ना करें, क्योंकि आजकल बच्चियां भी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बच्चियों में भी देखा जाता है। और स्कूल में जब ये पहले बच्चियां, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जब जाती हैं तो आजकल वो चाइनीज भेल रास्ते पे होता है, या ये भी मिलता है 15 रुपए का। तो उसमें क्या होता है, एक तो रंग डाला गया होता है आर्टिफिशियल, दूसरा ये जो हम घर में चिकन या चिकन पकाते हैं, वो डायरेक्ट चारकोल यानी डायरेक्ट कोयले पे नहीं पकाते, लेकिन ये डायरेक्ट कोयले पे पका हुआ अगर रोज रोज खाए, तो वो जो कोयले का धुआं निकलता है, वो आपके चिकन के ऊपर कोटिंग कर देता है, और अगर ये ही इसका सेवन हम बार बार करें, तो इसके वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो इसलिए जो खाना खाना है, नाश्ता बनाना है, जो घर वाले रेसिपीज हैं, जैसे पोहा हुआ या इडली सांभर हुआ, या घर में बना हुआ चीज बहुत हेल्दी रहती है, ना कि बाहर जो मिलती है वो। फिर हुआ कोल्ड ड्रिंक्स। काफी लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है, अभी तो गर्मी भी आई है, लेकिन और जब एक्टिव ट्रीटमेंट होती है तो मतली जैसे लगता है, इसलिए ऐसे लगता है कि काफी लोग पूछते हैं कि मैडम थोड़ा सा लिम्का, थोड़ा सा पेप्सी हम लोग पिए तो चलेगा क्या? लेकिन इसमें ना जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एरेटेड, वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं, क्योंकि वो शक्कर ही होती है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसके वजह से हम उनको मना करते हैं एक्टिव ट्रीटमेंट में। ठीक है। फिर मैंने दिखाया है अल्कोहल यानी शराब। अभी आप सोचोगे मैडम ने शराब औरतों को क्यों दिखाई है, लेकिन अभी भी ऐसी गट है हिंदुस्तान में, जैसे बहुत पिछले जमाने के जैसे गांवों में जो औरतें रहती हैं या जो कामगार औरतें हैं, वो अभी तक शराब पीती हैं। और जो एलीट क्लास जिसको हम बोलते हैं, एकदम अमीर औरतें जो होती हैं, वो भी अभी तक शराब का सेवन करती हैं। तो उनके लिए ये दरख्वास्त है कि शराब हमें नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करके भी ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर हो सकता है। और जैसे मैंने इस तरफ दिखाया है फलों का रस, ठीक है, ज्यादा फलों का रस नहीं लेना है। चाहिए तो फल चबा के खाइए, क्योंकि चबा के खाओगे तो उसमें जो तंतु है जिसको हम फाइबर बोलते हैं, वो आपको मिलता है। और फाइबर बहुत महत्वपूर्ण है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्योंकि जब आप फाइबर खाते हो, तंतु होता है फलों में, जब आप ऐसे ही खाते हैं, या अनाज जो होते हैं, गेहूं, ज्वारी, बाजरा, उसमें जो होते हैं, जब आप उसका सेवन करते हो, तो ये फाइबर आपके ईस्ट्रोजन को बांध के रखता है, और उसको ब्लड में जाने के लिए अलाउ नहीं करता, लेकिन वो बाहर उसको निकाल देता है। तो जो ईस्ट्रोजन की ज्यादा मात्रा होती है, उसको वो फाइबर कम करता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए फाइबर यानी तंतु युक्त खाना बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात, हम लोग फ्रूट जूसेस को मना करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ फलों का शक्कर रहता है। अगर आपको हम बोले एक फल खाओ, तो एक फल खा के उसके तंतु के साथ आपको फाइटोएस्ट्रोजेंस मिलते हैं और पेट भी भरता है। लेकिन कभी एक फल का जूस पिया है आपने? वो आप बोलोगे क्या मैडम, इतना एक ही घूंट में मैंने पी लिया, मेरे को कुछ सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला कि मैंने कुछ पिया। तो इसलिए अगर इवन एक ग्लास मौसम्बी का जूस पिए, तो कितने मौसम्बी जाएंगे, 4 या 5? तो आप सोचो, उसमें हमको सिर्फ नमक, शक्कर और फलों का शक्कर मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन जो हमको चाहिए रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, वो तो मिलेंगे नहीं। तो फिर अगर हमने एक पूरा नारियल पानी पिया
और अगर हमने पूरा 1 ग्लास जूस पिया तो हमारा पेट भर जाएगा। फिर आगे जाके जो प्रोटीन युक्त खाना खाना है उसको फिर अभी आप बोलोगे कि नहीं मैडम अभी मेरे को इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मैं आधी रोटी ले लिया क्योंकि मैंने अनारदाने का जूस पिया था। तो उसके वजह से आपको जो चाहिए आप वो नहीं खाते। ठीक है। फिर आते हैं ये अन्य कैंसर के उपचार, जो सर्जरी है, रेडिएशन है और कीमोथेरेपी है। तो सर्जरी के लिए और अभी के टाइम के लिए जो कोरोना का चल रहा है, हमको हमारे रोग प्रतिकार शक्ति बरकरार रखनी है, ना कि सर्जरी से पहले लेकिन सर्जरी के बाद भी। तो उसके लिए जो पहला घटक पौष्टिक घटक लगता है वो है प्रतिनय, प्रोटीन्स, क्योंकि वो आपके जख्म को भरने के लिए मदद करता है और रोग प्रतिकार शक्ति को भी। तो इसलिए ये कहाँ किस में मिलेंगे हमको? हमको ये मिलेंगे दूध में, दही में, छाछ में, पनीर में। अगर आप मांसाहारी है तो अंडे में। फिर ये इस तरफ मैंने दिखाया है, ये जो हमारा दूध फटता है ना या छेना बनाते हैं, उसका जो पानी निकलता है जिसको हम वे प्रोटीन्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो बहुत पौष्टिक रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, छेना को तो इस्तेमाल करते हैं, ये पानी को फेंक देते हैं। लेकिन मेरा ये एडवाइस रहेगा आपसे कि आप ये जो पानी है, ये आप जब दाल बना रहे हो उसमें डालो, या सब्जी बना रहे हो जहां पानी डालना है उसमें डालो, या फिर आटा गूंद गूंद रहे हो तो उसमें डालो। तो उतने वो वाले प्रोटीन्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। और अगर मांसाहारी है तो मछली और चिकन खा सकते हो, लेकिन लाल मांस यानी मटन या बीफ या खासी का मांस, उनका सेवन ना करें क्योंकि उसमें भी काफी फैट रहता है इसलिए। और जो शाकाहारी है तो ये जो हमारे दालें हैं, ठीक है, तो इसका सेवन अगर आपने किया तो भी आपको प्रतिनय मिल सकते हैं। फिर दूसरा घटक है विटामिन सी, जो आपके संक्रमण को और रोग प्रतिकार शक्ति को बरकरार रखेगा। तो विटामिन सी हमको कहाँ किस में मिलता है? बहुत ही आसान और चीप, जैसे बहुत कम कीमत में जो मिलता है वो है आंवले में, फिर यहाँ अमरूद में। ठीक है। फिर ये जो सब्जियां मैंने बताई है, जैसे हुआ अ, पपीता, ठीक है, फिर मैंने दिखाया नाशपाती दिखाया है, ठीक है, तो उसके वजह से भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है। फिर आता है विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी आता है, एक तो ये आपके हड्डियों को मजबूत रख सकता है जी, या फिर जो थकावट महसूस होती है ना कीमोथेरेपी की वजह से, तो इसको ये कम करेगा। तो ये किसमें होते हैं? जो तेल युक्त मछलियां होती है ना, जैसे खारे पानी की बोले तो बांगड़ा या फिर सुरमई, ठीक है, या तारली, या फिर जो आपके मीठे पानी की मछली जिसको रोहू कातला हुआ तो उसमें मिलेगा। फिर ये अंडे के बलक में मिलेगा। ठीक है, ये दूध में मिलेगा। फिर मशरूम्स जिसको बोलते हैं उसमें मिलेगा। और एकदम आसानी से जो मिलता है वो सूर्यकरण, जो अभी तो हम लोग लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर आपको टाइम मिले आने के लिए, तो वो जो 10 से 11 वाली धूप होती है ना, उसमें एटलीस्ट 10 मिनट आप बैठोगे तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है। फिर आता है कैल्शियम। ठीक है। कैल्शियम आपको मिलेगा अंडों में, दही में, छाछ में, यानी दूध और दूध के पदार्थ में, ठीक है, पनीर में। फिर यहाँ मैंने दिखाया सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन में मिलेगा। फिर है रागी यानी नाचनी, या जिसे हम नागली बोलते हैं, या उसको बोलते हैं अ, अ, नाचनी। ठीक है। फिर है चौलाई या फिर राजगिरा। ठीक है, जो हम लोग उसकी चिक्की बनाते हैं, कोई कोई लोग लड्डू बनाते हैं, तो ये भी कैल्शियम में बहुत पौष्टिक है। फिर मैंने दिखाया है मखाना। तो मखाना भी बहुत पौष्टिक है। और अभी क्या होता है कि काफी औरतों का वजन ज्यादा होता है, तो बीच बीच में भूख लगती है, तो ये मखाना आप इस्तेमाल कर सकते हो। हल्का सा कढ़ाई में भूंज के थोड़ा सा मसाला डाल के वो नाश्ते के समय आप शाम को खा सकते हो, तो उससे पेट भी भरेगा और वो पौष्टिक भी रहेगा। और कैल्शियम रहता है, जैसे ये हरी पत्ते की सब्जियां दिखाई है मैंने, जैसे मेथी में हुआ, फिर पालक में हुआ, और ये जो है ना सांबार में जो हम लोग सींग डालते हैं, तो ये इनकी जो पत्ते की सब्जी अगर आपने बनाई तो फिर वो भी बहुत पौष्टिक रहता है, जिसमें ढेर सारा कैल्शियम रहता है। फिर है ओमेगा 3।
जब हमारी ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी या रेडिएशन की वजह से, काफी औरतों का एक कॉमन कंप्लेन होती है, क्योंकि अगर उनका वजन ज्यादा है कि मैडम घुटनों में बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है इसलिए हम चलते नहीं हैं, है ना। तो फिर वो जो चलना आप नहीं सकते, उसका कारण ये है कि ज्यादा वजन है। अगर चलना शुरू कर दोगे तो फिर वजन जैसे घटेगा तो घुटनों में प्रेशर आना कम हो जाएगा और आसानी से चल पाओगे। और इसके लिए दूसरा चीज जिसे हम बोलते हैं ओमेगा 3, तो ये मिलता है आपको ये तेल युक्त मछलियों में, ठीक है। कभी कभी अगर आप ट्रीटमेंट पे हो कीमोथेरेपी की और अगर हमारे न्यूट्रिशन क्लिनिक में आके गए हो, हम आपको एक टैबलेट भी शुरू करते हैं ओमेगा 3 का, तो वो उसके वजह से होता है को जोड़ों के दर्द को निकाल देता है वो, ठीक है, और आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को भी बरकरार रखता है। फिर ये होता है सोयाबीन में भी होता है, ये आलमंड यानी बादाम यानी काठ बादाम में भी होता है, ये अखरोट में भी मिलता है। और ये यहाँ इस तरफ जो मैंने दिखाई है वो अलसी, ठीक है, अलसी तो उसमें भी वो, या तीसी जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ साइड में, तो उसके वजह से उसमें भी ये मिलता है। तो लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये ऐसे भी इसकी चटनी भी अच्छी तरह से बनती है। काफी प्रांत में लोग इसको थोड़ा सा हल्का सा भूंज के कड़ी पत्ता डाल के इसकी चटनी बनाते हैं, या फिर आप इसका मुखवास बना सकते हो। यानी इसको डायरेक्ट तवे पे नहीं डालना है, तवे को गरम करके बंद करके हल्का उसको सेकना है, और फिर चाहिए तो आप थोड़ा सा सफेद तिल भी डाल सकते हो, और जो काला नमक होता है उसमें डाल के इसका मुखवास बनाइए। और आपका जो आप खाना खाए हो तो उसके बाद एटलीस्ट एक बड़ा चम्मच मुखवास जैसे खाने के बाद उसका सेवन कीजिए, तो सेहत के लिए वो बहुत फायदेमंद रहेगा। फिर है सेलेनियम, ये भी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। तो ये इसमें मिलता है, ये किस में मिलता है, ये अंडे में मिलता है, ये आपके ओट्स में मिलता है, मशरूम्स में मिलता है, और जो बादाम है या काठ बादाम उसमें मिलता है, और ये जो नॉनवेज हम खाते हैं मछली या चिकन उसमें भी मिलता है। फिर आता है मैग्नीशियम और जस्त, ये भी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है और हमको वजन कम करने के लिए भी मदद करता है। तो जस्ट आता है आपके पालक में, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम आता है आपके पालक में, केले में, ठीक है, फिर दही में, फिर सब्जा दिखाया है मैंने तो उसमें। और जस्ट हमको मिलता है जो हमारे नट्स हैं, जैसे जो पंपकिन सीड्स जिसको बोलते हैं, यानी जो कद्दू होता है ना, तो कद्दू के जो बीज होते हैं उसमें, फिर बादाम में, दूध में मिलेगा, दही में मिलेगा, फिर ये तरबूज के जो बीज होते हैं उसमें भी मिलता है। फिर आता है लोहा, क्योंकि कीमो के दौरान काफी औरतों का ये परेशानी होती है कि मैडम हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये हरे पत्ते की सब्जी एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार उसका सेवन करना है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो अंडा, या फिर हफ्ते में एक अंडा तो रोज खाइए बलक के साथ। और लिवर की सब्जी अगर आपने बनाई कम तेल लेके, तो वो आप हफ्ते में 1 बार खा सकते हो, ठीक है। फिर मैंने दिखाया है नाचनी को, ठीक है, और चौलाई को भी, यानी जिसको हम राजगिरा बोलते हैं, ठीक है। फिर इस तरफ जो लोहे के नीचे मैंने जो लिखा है वो है हलीम के दाने, यानी जिसको अड़ीव बोलते हैं मराठी में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरह से खून बढ़ाने में मदद करता है। तो आप क्या करोगे, इसका 1 बड़ा चम्मच रात को आधे कटोरी पानी में भिगो के रखोगे, और फिर सुबह जब उठोगे तो हल्के गुनगुने नींबू पानी के साथ, यानी बगैर नमक और शक्कर से, इसमें ये 1 चम्मच डाल के आपको ये निगलना है। और उसके बाद 1 घंटे के बाद ही चाय लेना है। कभी भी लोहा युक्त जो खाना होता है वो चाय और दूध के साथ ना ले, वरना उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो जब हम ये खाना खाते हैं लोहा युक्त, तो क्या और चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। हमेशा लोहा युक्त खाना जो होता है वो विटामिन सी के साथ लेना है, तो उनकी जो जीविक गुणवत्ता है, जिसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, यानी उसका अब्जॉर्प्शन शरीर में अच्छा होता है। तो विटामिन सी वाले खाने तो मैंने दिखाए थे, जैसे इसलिए हम यूजुअली जब पोहा खाते हैं तो नींबू निचोड़ते हैं। अगर हरी पत्ते की सब्जी आपने खाई तो नींबू निचोड़ के खाना, ठीक है।
फिर या फिर एक अमरूद के साथ खा सकते हो या पपीता के साथ खा सकते हो, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला, अगर आयरन या लोहा युक्त खाना खा रहा है तो कैल्शियम वाला खाना उसके साथ नहीं खाना, यानी दूध एटलीस्ट 1 घंटा पहले या 1 घंटे के बाद लेना। ये आपने डॉक्टर्स को भी कहते हुए देखा होगा, जब आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं वो हमेशा बोलते हैं अलग अलग से खाओ, एटलीस्ट 2-3 घंटे की गैप दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात है, जैसे मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई दिखाई है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि लोहे की कढ़ाई में आप खाना बनाओगे तो लोहा यानी आयरन और बढ़ेगा, लेकिन एटलीस्ट जितना वो लोहा उस सब्जी में है वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपने अन्य धातु का कोई बर्तन इस्तेमाल किया, जैसे इंडाल हुआ या कॉपर बॉटम हुआ, तो फिर ये दो धातु मिला के उसके अब्जॉर्प्शन को बंद करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे साइड इफेक्ट्स। तो एक कॉमन साइड इफेक्ट जो है तो स्वाद में परिवर्तन आना या स्वाद में कमी होना। तो इसको इस कारण समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। चाहिए तो जैसे मैंने दिखाया नींबू, ठीक है, नींबू थोड़ा सा चखिए, ठीक है। या फिर खाने में जैसे दिखाया है इमली या आमचूर की पाउडर, ठीक है, या फ्रेश धनिया के पत्ते या मिंट यानी पुदीना के पत्ते अच्छी तरह से धो के खाने में डाल दिए तो उसका एक अलग सा फ्रेश स्वाद आता है, जिसके महक से भी आपको भूख लगेगी या स्वाद बदलेगा। फिर धना जीरा की पाउडर दिखाई है, आप वो भी डाल सकते हो। या अगर हमारे क्लिनिक में आए तो काफी टाइम मुझे कहते हुए आपने देखा होगा कि ये मैं बोलती हूँ कि अगर आपको ऐसे स्वाद नहीं आता है, अगर आपको मतली लगती है, तो आप थोड़ा सा आधा आधा एक आधे इंच का अदरक घिसिए, उसमें आधा नींबू निचोड़िए और फिर आधा नींबू निचोड़ के उसमें आप उसमें थोड़ा सा जो काला मिर्च होता है ना, सॉरी, काला नमक, ओके, तो काला या सेंधा नमक उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर फिर है स्वाद, उसमें ही उसमें ही अगर आपने वो लिया, एक मिनट ना, एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल से फोन आ रहा है। No problem, ma'am. Just give me a minute, just give me a minute. Yes, no problem. हाँ, तो हाँ, जैसे मैंने बोला, जैसे काला नमक, नींबू और अदरक आप ले सकते हो, ठीक है। और इतना ध्यान में भी रखो, जब स्वाद में परिवर्तन होता है या आप बोलते हो ना कि मैडम स्वाद नहीं लगता खाने में, तो एटलीस्ट स्टील के बर्तन में चलेगा, लेकिन वापस इंडाल या फिर ये कॉपर बॉटल के बर्तन में मत लो, वरना फिर वो जो महक रहती है वो लोहे जैसी वो रह जाती है, ठीक है। और हमेशा जब स्वाद नहीं आता है तब पसंदीदा भोजन मत करो, क्योंकि ये काफी लोग ऐसे करते हैं कि पेशेंट कुछ नहीं खा रहा है ना, जो उनकी तो केयर टेकर्स जो होते हैं तो एक काम करते हैं, ये नहीं खा रहा है तो जो उनको पसंद है खाना वो हम देंगे। लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऐसे मत करना, क्योंकि क्या होता है जब कीमो चालू होता है तो ऐसे ही इच्छा नहीं होती खाने के लिए, और अगर आप उनको बार बार उनका पसंदीदा खाना देते रहे तो फिर क्या होगा, वो ऊब जाएंगे या कंटाल जाएंगे वो ही चीज खा के, और आगे जाके जब ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा जो उनका पसंदीदा खाना था वो खाना छोड़ देंगे। तो हमेशा खाने में वैरायटी रखो, एक ही चीज दोबारा दोबारा उनको मत दो, क्योंकि फिर वो खाना भी वो छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर मुंह में छाले या निगलने में दर्द, ठीक है, अगर मुंह में छाले हैं तो कुछ भी ज्यादा तीखा नहीं देना है, और जो एकदम सख्त या कोशा जो बंगाली में आप बोलते हो वैसे टेक्सचर वाला खाना नहीं देना है, क्योंकि अगर हार्ड टेक्सचर है जैसे बटर या टोस्ट हुआ, तो हम जब तोड़ेंगे उसको तो वो अगर मुंह में छाले हैं तो उसको लग के खून निकल सकता है। तो इतना देखिए, जो खाना दोगे उसमें थोड़ा सा पानी या ग्रेवी है तो पतला पतला हो जाएगा, ठीक है।
और तो इसलिए जैसे, और जो एकदम मुलायम चीज है जैसे यहाँ मैंने दिखाई है, दही चावल है, फिर दलिया दिखाया है, यहाँ नाचनी का सत्व दिखाया है, या देखो इडली, क्योंकि वो एकदम मुलायम रहती है तो वो ले सकते हो। अगर आप गुजरात साइड से हो तो फिर भी एक खांडवी या ढोकला जो घर में बनाया है वो दे सकते हो। ठीक है, तो ये ऊपर दिखाया, ये नीचे जो दिखाया वो पोंगल है, अगर आप साउथ इंडियन हो तो आप वो दे सकते हो। ठीक है, फिर इसके साथ आप क्या नहीं खाना है, क्योंकि हम हिंदुस्तान से हैं, सब लोगों को सुबह सुबह उठ के गरम प्याली चाय पीनी तो चाहिए ही, वरना सिर दुखता है सब लोगों का। लेकिन अगर मुंह में छाले हैं तो इतना देखो कि कुछ भी आप खाओगे तो वो ना कि ज्यादा गरम होना चाहिए, ना कि एकदम ठंडा, जो रूम टेम्परेचर को होता है वैसे आपको खाना है। फिर दिखाया है जैसे तीखा है, तीखा तो वो भी मिर्च वाला खाना नहीं खाना है। और जो एसिडिक फूड जिसको हम बोलते हैं, जैसे नाशपाती हुआ, या अनारदाना हुआ, या नींबू हुआ, जिसके वजह से ना छाले अगर हो तो वो आपको ऐसे बर्निंग सेंसेशन दे सकता है, ऐसे मुंह में जलेगा, ऐसे वाले फल मत खाना। और जैसे पहले भी मैंने बोला, ये खारी टोस्ट बटर, क्योंकि वो कड़क रहता है तो आप तोड़ोगे उसको तो मुंह में अगर छाले हैं तो वहां से भी खून निकल सकता है। इसलिए सब कुछ जो खाओगे वो मुलायम खाओ। फिर थकावट, कमजोरी, ये ट्रीटमेंट के दौरान भी होता है। तो इतना ध्यान रखे कि सब खाने में, जब आप हमारे पास आते हो हम बोलते हो कि सब खाने में कहीं ना कहीं प्रत्यय होने चाहिए। क्योंकि अगर नाश्ता ले रहे हो तो दूध लो या अंडा का सेवन करो। फिर दोपहर के खाने में एटलीस्ट दाल, दही, कठोल वाली सब्जी वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा प्रतिनय अगर हो तो थकावट नहीं होगी। और इसके साथ एटलीस्ट 3 लीटर पानी पीना आवश्यक है। और पानी यानी सिर्फ पानी नहीं, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे पानी ले सकते हो, छाछ या मट्ठा ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो। गर्मी है, रेडिएशन की वजह से भी अंदर गर्माहट महसूस होती है, तो इसलिए आप, जैसे मैंने दिखाया, धनिया का जो पानी होता है वो ले सकते हो, या ग्रीन टी ले सकते हो, या फिर सब्जियां दाल डाल के सूप बना के वो भी ले सकते हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो औरतें टेमोक्सिफेन के ड्रग के ऊपर हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि खाने में आपको शराब नहीं लेनी है, आपको सोयाबीन नहीं खाना है। क्योंकि काफी, अगर ओपीडी में बैठे तो आप बोलो, आप एक दूसरे से जब बात करते तो आप बोलोगे अरे प्रतिनय बढ़ाना है तो मैडम लोगों ने बोला है कि सोयाबीन का आटा आटे में मिक्स करो और खाओ। लेकिन प्लीज मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो औरतें टमोक्सिफेम में हैं उनको सोयाबीन नहीं खाना है। इसलिए वो खा रहा है इसलिए मैं भी खाऊंगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग खाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए आप शराब नहीं लोगे, सोयाबीन नहीं खाओगे खाने में, मूंगफली का तेल, कुसुम का तेल, ठीक है, या फिर सूरजमुखी का तेल जिसको सनफ्लावर का ऑयल बोलते हैं, आप नहीं खाओगे, उसका सेवन नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन जो टेमोक्सिफेन में है तो उनको क्या खाना चाहिए तो ट्रीटमेंट बेहतर रहेगी। तो इतना देखो, समतोल आहार खाओ, लेकिन उतना देखो उसमें वैरायटी रखो। जैसे शिमला मिर्च है, ठीक है, तो ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अच्छा रहता है, तो वो खा सकते हो। ब्रोकोली खा सकते हो, फूल गोभी खा सकते हो, फिर अखरोट है, टमाटर है, गाजर है, फिर ये करवंद जो मैंने बोले हैं जिसको ब्लैकबेरीज बोलते हैं वो खा सकते हो। ठीक है, पत्ता गोभी खा सकते हो, फिर ये जो बथुआ है वो भी खा सकते हो। ठीक है, और तेलों में कौन सा इस्तेमाल करोगे तो राई से बना हुआ तेल, ठीक है, या जिसको हम कर्डी ऑयल बोलते हैं, या सरसों का तेल, या नारियल तेल, या जैतून यानी ऑलिव ऑयल, उसका तेल भी ले सकते हो। ठीक है, या जिसे राइस ब्रांड मैंने दिखाया है तो वो भी ले सकते हो। लेकिन इतना देखो कि अगर सरसों का तेल ले रहे हो तो वो कच्चे घानी का होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। ठीक है, जो कच्चे घानी से निकलता है वो वाला सरसों का तेल ब्रेस्ट कैंसर के लिए अच्छा रहता है। अभी इसके साथ जैसे मैं बोलती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है फिर वापस कोरोना आ रहा है, तो इसके लिए थोड़े पॉइंट्स जो मैं बोलूंगी जो आपको महत्वपूर्ण है, कि पहली चीज कि कोरोना खाने पे नहीं रहता।
तो अगर कोरोना से बचना है तो हमें हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बरकरार रखनी है। फिर भोजन पर इतना देखो कि भोजन पे कभी कोरोना नहीं रहता, इसलिए हमेशा अच्छा पका हुआ खाना खाइए, ना कि कच्चा। कोरोना के दौरान पूरा जो हमारा खाना है, सब्जियां हैं, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो नॉनवेज चिकन भी कोरोना में खा सकते हो, लेकिन उसको अच्छी तरह से धो के और अच्छी तरह से पका के, जैसे यहाँ दिखाया है कि चिकन है, मछली है, अंडा है, उसको अच्छी तरह से पकाओ। और जो हमारी इंडियन कुकिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम जो नॉनवेज पकाते हैं वो एटलीस्ट, कोई भी रेसिपी कौन सी भी प्रांत की हो, वो एटलीस्ट आधा घंटा हम लोग उबालते ही रहते हैं उसको, इसलिए सब कीटाणु मर जाते हैं। तो लेकिन हम खा सकते हैं, लेकिन फॉरेन के लोग उसको कच्चा खाते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं कोरोना के दौरान चिकन मटन ना खाए। ठीक है, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कच्चा नहीं खाना है, क्योंकि हमारे इंडियन प्रांत में ये एक पुराने जमाने से चली आई हुई ये है कि अगर कमजोर है आदमी तो उसको अंडा दूध में फेंट के देते हैं, तो ये अभी ना करे। चाहिए तो अंडा खाओ, लेकिन पका के खाओ। और ये जो रेडीमेड आइटम और टिन में मिलता है कि टिन से निकालो और फ्राई करो, तो वो मत लेना। अच्छे क्वालिटी का, अगर अगर आपके आसपास आपको वो अच्छे क्वालिटी का चिकन या अंडा मिल रहा है तो वहां से लेके आके खुद बनाओ, होटल से मत लेके आना, क्योंकि वो लोग बराबर से धो रहे हैं, बराबर से पका रहे हैं, वो किसी को पता नहीं। ठीक है, फिर दूसरी चीज, हमारे हाथों को अच्छी तरह से धो के फिर ही हमको खाना बनाना है, और जहां हम खाना बनाते हैं उस वहां की एरिया भी अच्छी साफ होनी चाहिए। सब्जियों को भी अच्छी तरह से धोना है, मसल के धोइए। और जो हरे पत्ते की सब्जी है वो धोते समय आप डायरेक्टली नल के नीचे न लेके जाए, उसको अच्छी तरह से उसको मसल के ऐसे पकड़ के फिर अलग करोगे। ठीक है, और अगर सब्जियां आप काट रहे हो तो उसको अलग काटो और नॉनवेज अलग काटो, कभी भी वो एक ही चॉपिंग बोर्ड पे दोनों चीज ना काटे। और लास्ट जो मैं कहना You चाहती want हूँ, to have some water नो नो and come दैट्स back? ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके डियर। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे घर में चीजें ऐसी हैं अच्छी, जो इस्तेमाल करके हम हमारी रोग प्रतिकार शक्ति और कोरोना के लिए भी अच्छी तरह से उसको मात दे सकते हैं। जैसे तुलसी हुआ, तो वो तुलसी की चाय बना सकते हो आप। ठीक है, फिर जैसे दालचीनी दिखाई है, तो दालचीनी दूध में उबाल के ले सकते हो। या फिर अदरक लहसुन है, उसमें भी रोग प्रतिकार शक्ति को बरकरार रखने के लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं, इसलिए अदरक लहसुन की पेस्ट खाने में आप डाल सकते हो। फिर हल्दी का दूध, ठीक है, तो हल्दी का दूध, लेकिन उसमें जैसे मैंने दिखाया थोड़ी सी गोटा मिर्च या काली मिर्च की एक चुटकी सी पाउडर डालना, क्योंकि जो करक्यूमिन होता है हल्दी में, उसकी गुण बढ़ाने के लिए हमको पाइपरिन लगता है, जो काली मिर्च में होती है। ठीक है, जिससे हमें फायदा होगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा हमारा वजन बरकरार रखो, क्योंकि ये वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड ने भी हमें यही कहा है। फिर फिजिकली एक्टिव रहो, सक्रिय रहो। ठीक है, अच्छी तरह से हरे पत्ते की सब्जियां, ताजे फल और अनाज खाओ। ठीक है, जिसे हम जंक फूड बोलते हैं, बाहर का तला हुआ वड़ा पाव, समोसा, बर्गर, चिप्स, इसका सेवन ना करें। लाल मांस का सेवन ना करे, जिसमें ज्यादा शक्कर है वो वाली ड्रिंक्स न ले। ठीक है, शराब का कंजम्पशन ना करे। फिर सप्लीमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, उसका भी सेवन ज्यादा नहीं करना है। और आपने ये, क्योंकि अगर आपका वजन कम है या अगर आपके पूरे दिन में अगर जीवन सत्व नहीं है, तो ही एक डाइटिशियन आपके खाने में वो प्रोटीन पाउडर डालेगी। वरना ओपीडी में बैठ के इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, इसलिए मैडम मुझे भी चाहिए, ऐसे नहीं लेना है। क्योंकि हम ब्रेस्ट कैंसर में हम दोहराते रहेंगे हम कि आपका वजन स्थिर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे चीज न ले जिसके वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। तो अगर आपको एक्टिव ट्रीटमेंट में प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है तो हम देंगे,
लेकिन आके जाके हम ही बंद करते हैं उसको जब आप नॉर्मल खाने पे आते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इसके ऊपर